अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर बात करते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम्स में बात करने का मौका कम मिलता है। समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं और ये वो समाजी मसाइल हैं जो हकीकतन बहुत अहम मसाइल बन चुके हैं। यानी आपने मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए हैं समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से, ताहम उसमें जो घरेलू मसाइल हैं उसको हमेशा मौजू बनाया गया है, उसके ऊपर बात की गई। हमारी कोशिश ये होती है कि इस माशरे में रहने वाले लोग जिस किस्म की माशरती बीमारियों का शिकार हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का भी हम शिकार हो चले हैं। जा वजह हमें ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, उसके असरात नज़र आते हैं। जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमें बखूबी इल्म हो जाता है कि हम किस किस्म की नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं और एहसास कमतरी बहुत बुरी तरह से हम इसका शिकार हो चले हैं। अभी हालिया दिनों में क्रिकेट का एक मुकाबला जारी है, बड़ा आलमी सतह के ऊपर इसको सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट के खेलों में माना जाता है, वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है। और सूरत हाल ये है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है यकीनन जो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, इसको देखते हैं, उनको इस बारे में इल्म होगा यकीनन कि हमारी जो टीम है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो टीम थी, वो बुरी तरह शिकस्त के बाद इस टूर्नामेंट से बाहर हुई और न सिर्फ बाहर हुई बल्कि बदतरीन कारकर्दगी के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे अपने नाम करवा लिए। अब ये तो एक अलग मौजू हो जाएगा। तो हम कहने का मकसद ये है कि इसके मुकाबले में जो इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम है वो पड़ोसी मुल्क की टीम है जो कि मेज़बान मुल्क भी है और हमारे पास अब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही मौजू है कि वो किसी तरह खेल में जो है वो बेईमानी के ज़रिए जीत रहे हैं या ना जाने क्या कुछ कर रहे हैं। तो इससे हमारी सोच का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि हम शदीद एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो बहुत सारी बातें करूँगा क्योंकि आज बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहूँगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आपका तारुफ़ थोड़ा सा मैं करवाता चलूँ कि एक बड़ी मुनफरिद शख्सियत के मालिक है। तालीम के शोबे से आपकी वाबस्तगी है, तहकीक के शोबे को आपने इख्तियार किया और तहकीक में भी वो कमाल किया जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आया। आपके रिसर्च पेपर्स बड़ी तादाद में शाया होना शुरू हुए। अपनी तई उन्होंने कोशिश की, अपनी मदद आपके तहत अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखा और ख़ुद से ये कोशिश करते करते आज इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान कि वो वाहिद शख्सियत हैं जो दुनिया के बेहतरीन 10 मईशतदानों के अंदर आपका शुमार अब हो चुका है। और अभी एक इदारा एडी साइंटिफिक इंडेक्स ने आपकी जो रैंकिंग है उसको बढ़ा दिया, यानी टॉप 10 के अंदर आपको शामिल कर लिया और सिर्फ महज एक साल के कलील अरसे में आपने 20 दर्जे जो है वो तरक्की की। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुअज़्ज़िज़ मेहमान आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद होंगे क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हैं आप, बड़े अरसे से पाकिस्तान के बाहर जो है वो मुकीम हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में अपनी खिदमत आपने अंजाम दी हैं, जिसमें चाइना भी है, फ़्रांस भी है, बरतानिया समेत और बहुत सारे ममालिक जहाँ पर आपने अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दी हैं। इस वक्त भी चीन में मौजूद हैं और वहाँ से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने अपने नाम की है। दुनिया के बेहतरीन 10 ऐसे लोगों में आपका शुमार हो रहा है जो मईशत के हवाले से और माहौल के हवाले से, जो माहौलियाती मईशत है जिसकी वजह से असरात पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब हो रहा है, उसमें आपने जो है टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। तो पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद कबूल कीजिए।
जी बहुत शुक्रिया यासर भाई। मैं ये सारी अचीवमेंट्स अपने मुल्क और अपनी कौम के नाम करता हूँ। जाहिर सी बहुत बात है, इन लोगों की दुआओं से, इन लोगों की मोहब्बतों से आज अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ये मुकाम दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा मुल्क और मेरी कौम, शायद यही लोग हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में हेल्प की। तो मैं बड़ी खुशी के साथ ये अचीवमेंट अपने मुल्क और कौम के नाम करता हूँ। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू तो मैं आपसे करूंगा, सवालात भी बहुत सारे आपकी खिदमत में रखूंगा, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आपकी जो जर्नी अब तक की रही है, ये बहुत सारे नौजवानों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मशरे राह है, और वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जिस तरह आपने अपना तालीमी करियर मुकम्मल किया, और फिर जो सिलसिला जिसका आगाज़ हुआ एक छोटे से इलाके से, और वो करते हुए आज आप दुनिया के बड़े मीशतदानों में आपका शुमार हो रहा है, ये कैसा सफ़र रहा है? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से ज़रूर बताइए सुनने वालों को। ये यासर को हम स्टोरी बताएंगे फिर तो पूरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हाँ, हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, ऐसा ही है ये इस मुख्तसरन तरह में। से हम इसको ले सकते हैं को चलो हम इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको जी जी, मेरे ख्याल में ज़रूर। यहाँ बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। ये सफर इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि इस सफर के दौरान कुछ लोग बड़े करीबी मेरे अपने, जिन्होंने शायद उस वक्त समझा ना चीजों को, मुझे छोड़ के चले गए। मैं जी उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद कुछ लोग वो भी मेरे अपने थे, वो फिर मेरे मजीद अपने हो गए, मेरे साथ जुड़ गए जी और जी उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है सियालकोट का एक छोटा सा गाँव है जहरांवाला, जी जी जो जी तहसील का आप समझें, हमारी जो काउंसिल है उसका समझे कि मॉडल सिटी है। मेरे वालदैन बदकिस्मती से वो भी स्कूल ना जा सके। वालदा, उनके जो वालिद साहब थे वो फौत हो गए जब मेरी वालदा बचपन में थी। जी। और जो मेरे वालिद साहब थे, बेसिकली उनका ये हुआ कि उनके उनके जब माँ बाप थे उनकी आपस में डिवोर्स हो गई। तो समझे कि दोनों मेरे वालिद साहब और वालदा साहब का बचपन जो है ना बड़ा महरूमियों में गुजरा। जी चले अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई इकट्ठा किया, उनकी शादी हुई। जी तो अल्लाह ताला ने उनको पहले एक बेटी दी, फिर उन्होंने एक मेरे जैसा निकम्मा बेटा दे दिया। जी तो मैंने जब होश संभाला, जब चीजों की मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई, तो इसको यूं कह लें कि मोस्टली अच्छे नहीं थे कि मैं चीजों को, या बचपन जो था उसको मैं अपने बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करता जैसे नॉर्मल बच्चे जो पाकिस्तान में करते हैं। जी जी तो उन सारी चीजों की वजह से कुछ वाले साहब जो थे उनकी दादा अबू के साथ इक्वेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर वाले साहब कारखाने में काम करते थे। और चले फिर कहीं जाके वाले साहब और दादा अबू के दरमियान इक्वेशन ठीक हुई। लेकिन वो कहते हैं ना, आपके वक्त जब हाथ से निकल जाते उसके बाद जितनी मर्जी कोशिशें करें फिर वो चीजें आपकी वापस नहीं होती। जी मैंने फिर फिफ्थ क्लास जो है वो मैंने टॉप की। उसके बाद फिर मैं भट्टीपोंग में स्कूल है, ये भट्टीपोंग के अंदर गवर्नमेंट का स्कूल है, वहां छठी क्लास में मैंने एडमिशन लिया। छठी मैंने तय की, सातवीं तय की। छठी में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, सातवीं में मेरी सेकंड पोजीशन थी। फिर मिडिल क्लास जो वो मैंने फिर टॉप किया अपना स्कूल। नाइन्थ माशाल्लाह। में मेरी सेकंड क्लास थी, फिर मैट्रिक में फिर मैंने टॉप किया। उसके दौरान एक स्टोरी मैं आपको बताऊं, जी हमारे जी, आजकल जरूर। के नौजवान बड़े जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी उनको पूरा कर सकते। गरीब बात है, वालिदैन के और भी बच्चे थे। तो मैंने यासर भाई उन दिनों में मेरा ऐसे दिल में एक शौक पैदा हो गया, वो बाटा के शूज होते हैं ब्लैक कलर के। जी जी तो आप देखें, वो अगर आप याद हो तो बचपन में वो जो बाटा का जो शूज का फ्लोर होता है उसके नीचे वो छोटे छोटे एरो बने होते थे। जी जी तो जी। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। तो जब भी को मतलब वो उसका इमेज जो था मैं जमीन पर देखता था। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पैसे नहीं थे, अब जी क्या करूं। तो वो मेरी वालदा साहबा जो अपने हिस्से का दूध बेच बेच के मुझे वो 2-4 रुपए डेली देती थी, उनको मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जी। तो करते करते वो बाटा के शूज लेने के लिए 1 साल मुझे अपनी सेविंग करनी पड़ी। वाह। तो 1 साल के बाद जाके मैं अभी अपनी वो ख्वाहिश पूरी की। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये इरादा किया कि अल्लाह ताला की जात जब मुझे कमाई की ताकत देंगे हम्म। तो फिर मैं अपनी हर वो ख्वाहिश पूरी करूंगा जो मैंने ख्वाहिशें अपने बचपन में पूरी नहीं कर सका। बहुत खूब। उसमें मैं कतन वालिदैन को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। वजह यह है कि हर वालिद और हर वालदा, उनकी ये कोशिश होती है कि उनके पास जितनी कमाई है उस कमाई में रह के अपने हर बच्चे को वो खुश रख सके। बिल्कुल ठीक तो है। मैं अपने वालिदैन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि शायद वो उस तंग, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालूं। बिल्कुल कैसे? ठीक है। अगर मेरे पास उस वक्त हालात बड़े सख्त थे तो शायद उन सख्त हालात से मैं सोना बन के बाहर निकला हूं। वाह। शायद मुझे मम्मी डैडी माहौल मिलता तो शायद आज मैं मोहम्मद शहबाज ना होता जो जी अल्लाह ताला की जात ने मुझे बना दिया है। तो मेरे वालिदैन ने एक जो बड़ा यूनिक काम किया वो ये कि जब मैं अपने वालिदैन को समझा सका कि, या मेरे वालिदैन ये समझ सके, उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया बहुत ज्यादा।
उन्होंने मुझे किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं की। तो फिर मैंने जी भर के अपने जो कह लें कि जो मेरी कमिटमेंट थी एजुकेशन के साथ, जो नसीहत मेरे दादाबू ने मुझे की थी। जी जी। मेरे दादाबू मुझे कहते हैं कि शहबाज तुझे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मैं कहा जी। कहते हैं बच्चे को दो शौक होने चाहिए, एक शौक उसको होना चाहिए पैसे इकट्ठे करने का, पैसे जोड़ने का या सेव करने का। बिल्कुल। मैं कहा ठीक है। तो कहते हैं दूसरा शौक बच्चे को पढ़ने का होना चाहिए। तो मैंने कहा दादाबू बात ये है कि अगर बंदा पैसे इकट्ठे करता है वो बात भी ठीक है, तो अगर बंदा तालीम पूरी करता है या पढ़ता है तो पैसे तो फिर भी सेव हो जाएंगे। बिल्कुल। दादाबू कहते हैं यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने सरकार की जो दूसरी बात थी ना कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, तो मैं फिर उस तरफ लग गया। मैट्रिक के बाद क्या हुआ कि जैसे तो मैंने कहा कि वो मेरा कसूर था उसमें, मैं ऐसे ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने वालिदैन को ना ये चीज कन्वे ना कर सका। जब मैंने एफएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिया, अब वाले साहब किसान थे, उनका ये था कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाए, जो मेरी भी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो। अब मैंने कहा अब्बा जी बात ये है कि मैं अब एफएससी में हूँ, सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ने को मिलता है, तो मैं या तो पढ़ूंगा या काम करूंगा। बिल्कुल ठीक है। वो अब्बा जी आगे इस बात का, उसमें मेरी फेलियर का मैं इनको ना समझा सका। तो मैं जनाब ना गुजरांवाला में एक है यासीन वेल्डिंग सेंटर, वहां मैं डेंटिंग पेंटिंग का काम सीखने चला गया। मैंने कॉलेज छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है। कॉलेज इसलिए मैंने छोड़ा कि चूंकि मेरे वालिदैन को पैसों की जरूरत है, तो मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे मैं फौरी तौर पे अपने घर के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने कहा जी हम आपको 322 या 321 रुपए देंगे पर मंथ जी। तो खाना दोपहर का हम दिया करेंगे, बाकी किराया आपने लगा के जाना। तो मैंने कहा यार मैंने 609 नंबर लिए हैं मैट्रिक में जी। उस वक्त तो 609 नंबर बड़े नंबर थे। आज तो बच्चों की जहाँ परसेंटेज वो 99% बच्चों के नंबर आते हैं, मैं तो खुद बड़ा हैरान होता हूँ। जी जी। तो मैंने कहा जी मैंने यहाँ काम नहीं करना। फिर मैं डस्के चला गया। डस्के एक टोयोटा वर्कशॉप थी, ये मतलब 1992 या 91 की बात है। उस वो सारी डीजल पे चलती थी और वर्कशॉप जो है सारी बात वो तो सारी डीजल ब्लैक, तो सारी की सारी वर्कशॉप जैसे मैं टी शर्ट पहनी इसी तरह की। तो वहां मैं गया तो वहां मेरे मामू थे, तो वो मतलब वहां गाड़ी लेके खड़े हुए, वो शायद काम शाम करवाना था। तो वो जो वर्कशॉप का मालिक है उसने कहा चल हम आप तुम्हें साइकिल ले देंगे, तुम ननिहाल से यहाँ डस्के साइकिल पे आ जाया करो। अच्छा, हुआ ये कि मैं जो उनका पोटेंशियल स्टूडेंट बनने वाला था, उन्होंने कहा ठीक है ये वर्कशॉप का चक्कर लगाएं। मैं जो वर्कशॉप में चक्कर लगाने लगा तो पता चला कि एक उस्ताद जी जो है ना जिनके पास मैंने रजिस्टर्ड होना था, वो अपने छोटे को कहते हैं कि छोटे पाना दें। अब छोटा जनाब वो ना ट्योटे के नीचे से निकला। बिल्कुल। मैं अब छोटे को देख रहा हूँ भाई ये छोटा पाँव से लेके सर तक ये काला है। तो पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे जहन में क्या बात डाली कि शहबाज पुत्र तू इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। मैं यासर भाई फिर वापस आया, वाला साहब से मैंने माफी मांगी, वाला से मैंने माफी मांगी कि मुझसे गलती होगी, बच्चा समझ के मुझे माफ कर दे, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा, वाला साहब ने एक बड़ा जो काम किया, उन्होंने कहा बेटा बात ये है कि माफ हम तुम्हें कर देते हैं लेकिन तेरे पास हैं 24 घंटे, उन 24 घंटे में से 12 घंटे तो मेरे हैं, 12 घंटे हैं तेरे। अब तूने पढ़ना है, कुछ भी करना है, बाकी जो 12 घंटे है ना उसी में से तूने यूटिलाइज करना। ये जो 12 मेरे घंटे है ना इसके बारे में तो कुछ सोचो ही ना तुम। बिल्कुल ठीक। ले जी, फिर मैंने जब मैट्रिक के बाद घर में बैठा, मैं सुबह 2 बजे उठता था मैं और दोपहर 2 बजे तक वाला साहब का काम करता था। बिल्कुल ठीक। फिर घर वापस आता था नहा के, वालदा साहब कहते थे कि वालदा कम्मा जी मैंने फ्रेश अप हो गया, कर लिया मैंने, ठीक है। पीछे हमारे 3 कमरे थे, पसार होता था सामने जिसे अब हॉल कहते हैं, उसके पीछे 2 कमरे थे। तो उस कमरे के अंदर मैंने वालदा साहबा के जहेज की एक कुर्सी और एक मेज लिया जी। तो उसके अंदर बैठ गया और वालदा साहब को मैंने कहा कोई बंदा मुझसे मिलने आए तो आपने कहना शहबाज घर नहीं है। वाह, बहुत खूब। मैंने यासर भाई एफए किया इसी रूटीन के साथ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, मैंने बीए किया उसी रूटीन के साथ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, मैंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स किया उसी रूटीन के साथ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। आप ये कहें कि मैंने वालदा की जो 2 चीजें थी, कुर्सी और जहेज, उसके साथ मैंने 6 साल की दोस्ती लाई और 6 साल वाला साहब को डेली की 12 घंटे में देता रहा, तो मैंने मास्टर किया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फिर मैं कराची आ गया, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर जी। अब मेरा मसला ये था कि चूंकि मैं पंजाबी बंदा था तो मेरे लहजे में से भी जो उर्दू बोलता था वो पंजाबी नजर आती थी। अब जब वापस मैंने कराची से आना पंजाब, तो यहाँ मैंने पंजाबी में बात करनी तो उसमें से उर्दू का लहजा जो था वो नजर आता था। तो कराची वालों के लिए मैं पंजाबी और पंजाब वालों के लिए मैं उर्दू स्पीकिंग था, तो मैं मतलब बीच में फंसा हुआ था, फंस गया बीच में। मैं आज भी मेरे टीचर है, अल्लाह ताला उनको जंगल फरदौस में जगह था, मोहम्मद बिन भट्ट साहब, उनके साथ शुरू में तो मेरी दोस्ती नहीं लगी, लेकिन जब दोस्ती लगी है तो उन्होंने फिर मेरा करियर बना दिया है। तो आज की कितनी अचीवमेंट्स है मैं समझता हूँ कि उसमें से
अगर मोहम्मद सबीउद्दीन भट्ट साहब का नाम निकाल दिया जाए तो मैं टोटली जीरो हूँ, मैं टोटली जीरो हूँ। ठीक। और माशाल्लाह सबीउद्दीन भट्ट साहब अपने टाइम में जब एआरसी में थे, मेरी माशाल्लाह बड़ा उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की। उस अदारे ने भी माशाल्लाह, जाहिर बात एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उस अदारे की वजह से भी मेरी पहचान बनी। और आज मुझे खुशी होती है कि लोग मुझे याद करते हैं या मेरे अदारे की तारीफ करते हैं। चलो मेरे जैसा निकम्मा आदमी वहां से निकला। डॉक्टर अच्छा, अब साहब, हुआ ये एक वापस चीज़ मैं जानना चाहूँगा। अभी आपने अपने एजुकेशन का जो पूरी एक जर्नी रही है उसके बारे में बताया, तो इसमें जो तालीमी इदारे हैं, अब हमारे यहाँ ख्याल एक आम ये पाया जाता है नौजवानों के अंदर कि अगर कोई बड़ा तालीमी इदारा आपके पास होगा, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा आपके पास, तो ही आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। तब आपके केस में तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। प्राइवेटली सारी चीज़ें की, स्ट्रगल भी चलती रही, पढ़ाई भी चलती रही, और आज एक ऐसी जगह पहुंच गए जो बड़े बड़े तालीमी इदारों के अंदर से बच्चे जो निकल कर यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। ये कैसे ख्याल नहीं आया आपको कि आप किसी बड़े ये तालीमी इदारे का हिस्सा बन जाते? देखिए, बात ये है कि आपको मैंने कहा कि मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हम्म मुझे किसी अच्छे, जैसे सो कॉल्ड, आप जिसकी बात आप करें, सो कॉल्ड जो अदारे हैं हम्म। उसमें मुझे एडमिशन दिलवा सकते। ठीक है बिल्कुल। जी। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ आज ही मेरा स्टूडेंट जो है, जिनको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, चाहे वो फ्रांस का स्टूडेंट है, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो बीआईटी का स्टूडेंट है, हम्म। चाहे वो कुवैत का स्टूडेंट है, उनको मैं एक ही बात करता हूँ कि दुनिया में जिस मर्जी इदारे में आप बैठ जाएं, सीखना आपने खुद है। बिल्कुल ठीक है। जब तक आपके अंदर सीखने की विल नहीं होगी, हम्म। कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं पाएगा। तो बहुत मैं खूब। अगर मोहम्मद सबीउद्दीन भट्ट साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने हुआ क्या कि जब मैं ग्रेजुएट हो गया, तो उन्होंने एक अपनी एक रस्म रखी हुई थी कि वो जो स्टूडेंट उनका ग्रेजुएट होता था तो उसको घर वो फैमिली के साथ खाना खिलाते थे, जी। डिनर। तो मुझे वो ले गए जब मेरा एमएस मुकम्मल हुआ, तो मुझे कहते हैं, यार शबाज, मुझे ना एक दुख है अपने ऊपर। हम्म। मैं कहा, सर वो क्या? कहते, दुख ये है कि जितनी मैंने डॉक्टर शाइस्ता आलम, अल्लाह ताला उनको भी जनरल जनरल फिरदौस में जगह दे, उनकी डेथ हो आमीन गई है, भाई। वो मेरी टीचर थी, तो वो उनकी स्टूडेंट थी। तो कहते हैं कि जितनी मैंने डॉक्टर शाइस्ता आलम के ऊपर, डॉक्टर मोहसिन हसनैन, ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला इनको भी जनरल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। और एक उनके स्टूडेंट थे अजहर इकबाल साहब। तो मुझे कहते हैं कि जितनी मैंने डॉक्टर शाइस्ता आलम, मोहसिन हसनैन साहब और डॉक्टर अजहर इकबाल के ऊपर मैंने मेहनत की है, उतनी मैंने तेरे ऊपर नहीं की। वाह। तो मैं, सर आप मेहनत कर देते, बच्चा कुछ और बन जाता। हम्म। तो मेरे दिल में एक इश्तियाक आया, मैं, सर आपने मेहनत पूरी क्यों नहीं की? हम्म। कहते हैं, तेरे ऊपर मेहनत मैं पूरी इसलिए नहीं कर पाया कि अगर मैंने 25% काम तुझे मैंने बताया है या तुझे मैंने गाइड किया है, तो 75% तूने अपनी मेहनत से कर ली है। वाह। तो मुझे फिर नहीं लगा कि मैं बाकी जो 75 है वो भी मैं तुझे दूं, और मैं और स्टूडेंट्स को दूं, क्योंकि तुम वो 75% सेल्फ हेल्प से पूरा कर रहे थे। तो वो वही बात आपसे मैं जो कर रहा हूँ कि जब तक मेरे अंदर जी। सीखने की विल नहीं होगी तो मेरा टीचर मुझे कैसे सिखाएगा? तो वो चूंकि बहुत खूब। इसी तरह स्टूडेंट को बताता हूँ, और मैं ये एग्जांपल स्टूडेंट को बताया करता हूँ अपनी, कि बिल्कुल मेरा बिल्कुल उस्ताद ज़रूरी मेरे है बारे में डॉक्टर साहब ये ये। कहता है, तो मैंने इसको यूं किया। तो डॉक्टर देखें, जो साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो और दीगर मामलात और मौज़ूआत हैं उस पर आपसे गुफ्तगू करूँगा। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज के साथ गुफ्तगू जारी। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज से, हमारे साथ स्काइप के ज़रिए कनेक्टेड थे, और दोबारा उनसे रब्ता करेंगे आपसे कुछ देर बाद। और बात हो रही थी उनकी ज़ाती अचीवमेंट्स के हवाले से, जिस मुश्किल हालात में तालीम उन्होंने हासिल की और जिस तरह ये बड़ी कामयाबी हासिल की कि दुनिया के बेहतरीन मईशतदानों में आपका शुमार होने लगा है। जो 10 सरे फहरिस्त हैं उनमें अब आपको शामिल कर लिया गया है, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अभी कुछ देर पहले उनकी जो हम कहते हैं जिसको सक्सेस स्टोरी, इसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने तालीम का असूल को मुकम्मल किया और पसमानदा हालात के बावजूद, नामसाइब हालात के बावजूद उन्होंने तालीम को अपने जारी रखा और इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की। बहरहाल उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। तो उसके अलावा दीगर मामलात हैं माहौलियात के हवाले से ख़ास तौर पे, और माहौलियात की वजह से जो पूरी दुनिया की मईशत पर इस वक्त असर जो पड़ रहा है, उसके ऊपर बात हो रही है आजकल। हम भी इसका शिकार हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि लाहौर में स्मोक की वजह से
दुकानें और कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं, स्कूल भी बंद करने पड़े आपको, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इनके असरात से? ये इस वक्त पूरी दुनिया में बहस है जो कि जारी है, और हमारी क्योंकि तरजीहात में भी कभी शामिल नहीं रहा, क्योंकि हम उस ख़ित्ते में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, आज तक जो है हल नहीं हो सके। पीने का साफ़ पानी आज तक नहीं मुहैया हो सका, सड़कें चलने के लिए नहीं है, इसी तरह और दीगर मसाइल भी नहीं हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो मौजूद गुफ्तगू है वो यही है। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन करने के लिए। जी जी ऐसा भाई। डॉक्टर साहब, अब ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो लोग शायद इस मौजू को इतना नहीं जानते, ना इसके ऊपर इतनी बात करना चाहते, ताहम पूरी दुनिया का इस वक्त मसला यही है कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसकी वजह से मईशतों के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं और उनसे जो नुकसानात हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। उसके हवाले से दुनिया के बड़े बड़े लोगों को आप जैसे बुलाया जा रहा है, जिनसे राय ली जा रही है। ये कहाँ जा रहा है सिलसिला और हम लोग कहाँ खड़े हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए। जी हम लोग वहीं खड़े हुए हैं, जैसे भी पहले बात कर रहे थे कि हमारा जो नौजवान हो ये चाहता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में हमारा दाखिला हो जाए, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो हैं जी वो जी। वहां से डिग्री ले रहे हैं, फिर पता नहीं वो दिन रात में क्यों हम्म। देंगी। सिमिलरली आप अपने एक्सपर्ट्स देखें या हमारे पॉलिसी मेकर देखें तो वो भी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो लोकल लेवल पे आपका एक्सपर्ट है या लोकल लेवल पे जो लोकल इकोनॉमी को समझता है, बजाय उससे को हम राय लेने के हम जी बाहर से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक आप ग्लोबल लेवल माहौलियात की बात कर रहे हैं, COP 26 हुआ था ग्लासगो में, तो उसके अंदर यूके ने ये अनाउंस कर दिया था टू ऑल हिज इन्वेस्टर्स कि आज के बाद नो मोर इन्वेस्टमेंट इन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो जो भी अब पैसा लगेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर लगेगा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये COP 26 की बात करो, COP 28 भी हो चुका है। जी तो जी। आप ये देखें कि जब ये सारी बड़ी इकोनॉमी जो है लाइक यूके, रशिया, सॉरी फ्रांस, जर्मन, ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए थोड़ा सा वो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है COP के सिग्नेचर के ऊपर, क्योंकि वो अभी भी जो कोल है उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और चाइना का तो कंजम्पशन है ही, लेकिन चाइना फिर भी बड़ी कोशिश कर रहा है और चाइना ने काफी हद तक चीजों को कंट्रोल किया। आप यहाँ पे आए, आके देखें कि जी चाइना की आज से 5 साल पहले जो एनवायरमेंटल क्वालिटी थी वो और अब जो एनवायरमेंटल क्वालिटी है उसके अंदर तकरीबन जमीन आसमान का फर्क है। और बिल्कुल। चाइना तो इतना ज्यादा केयरफुल है। आई वाज सरप्राइज जब मैंने 2019 में यहाँ सफर किया तो मैंने देखा कि यहाँ जो दरख्त है ना उनको थोड़ी सी वो लगी हुई, जैसे वो चौके नहीं से कहते हैं, स्पोर्ट जिसे कहते हैं, वो लगी हुई। और जी कुछ जी। दरख्तों को मैंने यहाँ देखा कि उन्होंने इंजेक्शन किस्म की जिसे ड्रिप कहते हैं वो लगाई। तो मैं अच्छा। हैरान हो गया, मैं कहा यार मैंने मतलब कि पाकिस्तान में या दुनिया में इंसानों को जो ड्रिप लगाई देखी है मैंने, जी। दरख्तों को मैंने आज तक ये पहली दफा मैंने देखा है। और ये बिल्कुल। सपोर्ट हम तो पाकिस्तान में सोच नहीं सकते कि एक दरख्त जो है उसकी इतनी केयर की जाती है। तो बड़ा जी। अच्छा उन्होंने एक जुमला बोला, ऐसे मैं जब गुजरा तो मैंने बंदे से पूछा तो कहता है भाई माहौल होगा तो मुल्क होगा। वाह। मैं आज तक उस बात को मतलब उसके जो लिंकेजेस हैं उनको एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आम सा आदमी जो है उसने कितनी बड़ी बात कर दी, पूरी की पूरी, जैसे कहते हैं ना आप, पूरे के पूरे तूफान को एक प्याले के अंदर समेट के उसने दे दिया। जी तो क्या जी। ये चीजें जो है हमारे लोग जो हैं, जो हमारे वफूद बाहर आते हैं, बाहर एक्सपर्ट से मिलते हैं, क्या उनको ये बातें नहीं बताई जाती? क्या उनको ये नहीं समझाया जाता कि ये कितनी इंपॉर्टेंस है? और ये जब फिर वापस अपने मुल्क में आते हैं इनको नजर नहीं आता कि पूरी कौम का फ्यूचर हमारे सिग्नेचर्स में है, बल्कि जी। हमारे हाथों में है। तो हम ऐसे डिसीजन करें कि जिससे मुल्क का फ्यूचर जो है वो आगे बढ़े, ना कि हम 10-10 साल पीछे जाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बात वही सर आ जाती है, इसको आप मेरी स्टोरी के साथ जोड़ें। जब तक आप खुद अपने आप को इंप्रूव करने के बारे में नहीं सोचेंगे, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई मुल्क, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी बेटरमेंट के लिए काम नहीं करेगा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ असल में ये जो हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये माहौल के हवाले से वैसे दावे तो बड़े करती हैं और इनको गिमिक्स भी बड़े अच्छे देने आते हैं। मतलब आपको याद होगा पिछली हुकूमत एक रही, उन्होंने कहा कि जी बिलियन ट्री जो है वो लगाने होंगे। अच्छा, सुन के तो बड़ा अच्छा लगा कि यार दरख्त लगाए जाएंगे, लेकिन जिस बुरी तरह से करप्शन करके भी उसका हमने सत्यानाश किया, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ज़रा ये तो बताइए कि हम अगर कभी संजीदा हो भी जाएं, गलती से अगर कोई बयान दे भी दें, तो हम हमारी जो आदत है करप्शन, हम उसको उसके बगैर रह नहीं सकते, शायद महसूस ही होता है। इसका क्या हुआ? ये जो बिलियन ट्री और ये लगाने की बात हुई थी, क्या इसका नतीजा निकला?
इसका नतीजा कोई भी ऐसा भी निकला। आप केपी के सारा, मैं तकरीबन 80% केपी के मैंने फिर के देखा है। जी जी तो जहां ये कहा जाता था, और मैं हैरान था कि इन्होंने दरिया के अंदर दरख्त लगाए हुए, पता है आपको? जी जी जी। पौधे जो है दरिया के अंदर लगाए हुए हैं। हालांकि इतना पहाड़ी एरिया है, इतना खुश्क एरिया है। अब पंजाब में इतना ज्यादा खुश्क एरिया, आप थर के अंदर चले जाएं सिंध में, तो वहां आप प्लांटेशन करें ताकि चीजों को, अगर ये उसी बात पे जाना चाह रहे हैं कि शो करो, तो फिर मैंने जो जगह मैंने इंडिकेट की है, मैं ये ज्यादा अच्छी थी लोगों को दिखाने के लिए। जी लेकिन वही बात, जैसे वो अभी बीआरटी का मंसूबा था उनका केपी के अंदर, वो आप देखें वो कितना बड़ा फ्लॉप हुआ। और उसके बाद जो आपका बिलियन ट्री मंसूबा था, मुझे तो अब लगता है कि इससे हम इस कदर नुकसान कर चुके हैं। हमें इंडिविजुअल लेवल पे जो है जी हर एक बंदे को हमें सौंपना चाहिए, बल्कि फिक्स करना चाहिए कि भाई हर साल तूने अपने इलाके में इतने दरख्त लगाने हैं, जी तब जाके जो जंगलात का हमने पिछले 75 सालों में नुकसान किया है यासर भाई, वो जी हम जी। कवर कर पाएंगे। अदरवाइज ये कहे ना कि हम अब जो क्लाइमेट चेंजेस से जो तबाही मुल्क की हो रही है उसको समेट लें, वो मेरे बिल्कुल ख्याल में इनके पास की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर साहब। अब ये प्रायोरिटीज़ जो हमारी हैं, पूरी दुनिया में अब बात हो रही है, बहस हो रही है फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और हमारे यहाँ हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर फंसे हुए हैं। वो हमारी जितनी एग्रीकल्चर लैंड थी, उसके ऊपर हमने हाउसिंग सोसाइटी बना बना के जो किया है वो आपके यकीनन इल्म में होगा। तो ये हमारी तरजीहात में ये माहौल और ये सारी चीज़ें अब तक क्यों नहीं आ सकी हैं, ये तो बताइए। और जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि हम बड़ी बुनियादी मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं। सड़क हमारे पास नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। कब इनसे बाहर निकलेंगे? कब आपके ख्याल में इन सारी चीज़ों के ऊपर काम होगा? देखिए, ये वो इश्यूज हैं जिससे वेस्ट ने 1920 में इन सारे इश्यूज से जान छुड़ा ली जी थी। बिल्कुल। अब 1920 से आप आगे देखें, ठीक है, तो कोई मुल्क आपको सड़कें बनाता हुआ नजर नहीं आता। सारे मुल्कों ने सड़कें बना ली थी। बना ली थी, अब चाइना मुकम्मल कर ली थी। में ये भी सारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था इनका, ये 19 हम्म। प्रॉब्लम उन्होंने खत्म कर चुके थे। अब तो ये रोड्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो आप समझ रहे हैं कि लग्जरियस लाइफ जो उसकी तरफ ये मूव कर रहे हैं। जी हम अभी तक वहां बैठे हुए, शायद हमारे पीछे मेंटालिटी ये काम कर रही है, भाई कोई प्रोजेक्ट आएगा तो पैसे आएंगे ना, बिल्कुल। पैसे आएंगे तो उसके बाद हमारा इसमें से हिस्सा आएगा। और ये एक वो चीज है जो मेरे ख्याल में हम अभी तक कौम पूरी बन ही नहीं पाए, क्योंकि आपके अंदर कौमियत का एलिमेंट जो वो ना होने के बराबर है। जी जब आप अपने मुफाद को, कौमी मुफाद को तरजीह देते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि आप वाकई कौम के साथ लॉयल हैं? तो मुझे लगता है कि हमें अपने अंदर से वो भी एक एलिमेंट खत्म करना होगा कि हमें अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। मुल्क के देखिए, लिए हम सोचना है। कितने बड़े दावे करते हैं और बड़ा नफरत से बताते हैं, और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चीजें देखें कितनी ज्यादा फैल रही हैं कि मुल्क पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, कि पाकिस्तान ने हमारे लिए किया क्या है। भाई पाकिस्तान मुझे एक नौकरी नहीं दे सका। भाई जी। इन चीजों को अगर मैं रिवर्स करूं, तो आप ये सोचें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, आपने अपने मुल्क को क्या दिया, आपने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी क्या दी। तो जी देखें, मुल्क होगा तो सारी चीजें होंगी। बिल्कुल। अब अगर आप ये कहें कि हमें इस डूबती नैया में से हमें अपना हिस्सा बटोरना है, तो वो तो फिर देखें हालात जैसे चल रहे हांगकांग में, बल्कि मलेशिया में भी। ये 1996 की बात है, एक बैंक दिवालिया हो गया, जी दिवालिया होने जा रहा था। जैसे आजकल पाकिस्तान में कहीं पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, जी तो जी। उस मुल्क के लोगों ने क्या किया, उन्होंने सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स उस बैंक के अंदर खुलवाना शुरू कर दिए। क्यों? बैंक को बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये समझ आ गई बात की कि अगर बैंक दिवालिया हो गया तो जाहिर बात है इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो मुल्क को पहुंचेगा। बिल्कुल इसलिए ठीक। मुल्क को नुकसान हमें नहीं करना देना। हम क्या करें, पहले बैंक बचाएं तो मुल्क तो ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो बिल्कुल लोग ऐसे इस तरह से सोचते हैं। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी थोड़ी सी सख्ती आई है तो ही। जी। हमने जनाब सारी चीजें बेचना शुरू कर दी हैं। हम शुरू से शायद मुझे लगता है चाहते ही नहीं थे कि पीआईए जो है वो डेवलप करे। हम ये जी चाहते ही नहीं थे कि जो स्टील मिल है वो डेवलप करे। इसी तरह और जो पब्लिक एसेट्स हैं, मेरा ख्याल है कि हम ये चाहते ही नहीं है। और हम बड़े फख्र से बताते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट का हम आउटसोर्स कर रहे हैं, हम कराची एयरपोर्ट को हम आउटसोर्स कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, अब ये एलीट किस्म के पब्लिक एसेट जो है जो आप बेच देंगे, इनको आउटसोर्स कर देंगे, कि इनके ऊपर फिर डिसीजंस किसके होंगे? सिमिलरली आप देखें, आपने 6 अरब के लिए मुल्क जो है उसको ग्रहण रख दिया आईएमएफ के साथ। अब आईएमएफ आपसे हर एक वो तफसीलात मांग रहा है कि जी हमें जनाब जो आपका SIFC है उसका मैंडेट जो वो बताएं, उसके अख्तियारात वो बताएं। तो फिर सूरत तो सारा इसी तरह ही होगी ना। और ऐसा नहीं है कि ममालिक जो है उनको क्राइसिस आए हैं और ममालिक उन क्राइसिस से निकले नहीं है। आपके सामने मलेशिया, आपके सामने टर्की, आपके सामने चाइना, तो बड़ी बड़ी मिसालें आपके सामने। तो हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कहें कि ठीक है जी लोग बाहर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो बाहर जाएंगे तो वहां से पैसे कमा के भेजेंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर टैलेंटेड लोग मुल्क से निकल गए, इस मुल्क में कौन काम करेगा, मुल्क की बेटरमेंट कैसे होगी।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि ये जो टैलेंट है ये हम ज़ाया कर रहे हैं। और बल्कि मैं बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मैं पढ़ाया करता था, वो सारे इंजीनियर्स आज जो हैं जर्मनी में सेटल हो गए हैं। तो ये हम फैसिलिटेट कर रहे हैं दीगर ममालिक को, वेस्ट को, कि यहाँ से हम जो हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, वो सारे दूसरे मुल्कों में जाकर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा है। तो ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमतें जो हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। ज़ाहिर है ऐसे लोग उनको सूट नहीं करते। आप जैसे लोग हैं जो काबिल हैं, मामलात को समझते हैं और पूरी दुनिया में पार्ट ले रहे हैं, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ताहम यहाँ पर सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। डॉक्टर साहब अब वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहूँगा ज़रा कि आज के दिन की मुनासबत से एक एक मैसेज एक जाना चाहिए ख़ास तौर पे नौजवानों को। वैसे तो ये सारी गुफ्तगू ही आपकी एक मैसेज है, ताहम ये कि इख्तिताम में एक मैसेज जो है वो नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ज़रूर दीजिए। जी, मैं उसमें जैसे अपने करियर की बात कर रहा था, तो फिर जी मैंने जी। कहा मैंने मास्टर एमएस जो है मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर से किया था। फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गया। लाहौर में मुझे डॉक्टर अमतुर रहमान चौधरी साहब मिल गई। तो मैं इसको यूं कहूंगा कि जैसे अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने मेरी रिसर्च को संवारा, जी। तो अमतुर रहमान चौधरी साहबा ने एमफिल और मेरी पीएचडी के फॉर्म में मेरी रिसर्च को फ्रेम कर दिया। बिल्कुल तो ठीक है। मुझे उन दो चीजों से जो एक बात नजर आई वो ये कि उस्ताद से मोहब्बत करनी चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना उस्ताद से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात अपने रहमत के दरवाजे आपके लिए उतने ही खोल देंगे। आज मेरे बहुत। टीचर साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, आमीन। उन्होंने मेरे लिए जो किया, मैंने कहा आपसे कि मैं अगर उनका नाम निकाल दें मेरे करियर में से, तो मैं टोटली ज़ीरो हूँ। तो मैंने तो ये बिल्कुल। अपने उस्तादों से मोहब्बत के बदले अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे जैसे निकम्मे बंदे को इतना कुछ दे दिया है, यकीन करें मैंने तो कभी ख्वाब भी नहीं सोचा था। तो हम अपने अदारों की इज़्ज़त करें, हम अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त करें, तो फिर जो आपकी मंजिलें हैं, जो आपके ख्वाब हैं, अल्लाह ताला उसको पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। और इस वक्त डॉक्टर साहब क्योंकि चीन में मौजूद हैं और वहाँ से बज़रिए स्काइप हमारे साथ जो है उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की है, तो मैं एक दफ़ा फिर उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब, अब ये जो पहला सेगमेंट है इसका अख्ताम होता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।